गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, सवाल भी हम ही कर रहे हैं, जवाब भी हम ही दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास वंस अगेन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का लास्ट टॉपिक जो हम लोग किए थे वो था एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, और हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम लोग का वो है, जैसे आप देख सकते हैं, चेंज इन डिमांड और एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों सुनने में एक ही तरह का लग रहा है कि चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड चेंज हो रहा है, या बढ़ रहा है या तो घट रहा है, और चेंज इन डिमांड वो भी एक वही लग रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी वही लग रहा है कि डिमांड चेंज कर रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। दोनों का मतलब यही है कि डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन वजह अलग अलग है। अगर हम चेंज इन डिमांड बोलेंगे तो उसका वजह अलग है, और जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे तो उसका वजह अलग है। डिमांड चेंज होने का वजह अलग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। देखिए ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, तो यहाँ पर डिमांड चेंज होता है। ठीक है, किस वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से। यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सॉरी, यहाँ लिखा है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। मतलब क्या? प्राइस कम होने से डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, याद रखिए, डिमांड चेंज होगा प्राइस के चेंज होने की वजह से। चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा प्राइस चेंज होने की वजह से। और यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मतलब जितना अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड है, अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़ के दूसरा फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जैसे कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर, बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हम लोग पढ़े। तो प्राइस को छोड़ के जितना अदर फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट है। ये सब अदर फैक्टर्स है। देखिए, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स का प्राइस, ये पॉपुलेशन, सब कुछ कांस्टेंट है। सिर्फ डिमांड चेंज हो रहा है एक ही वजह से। क्या वजह है वो? प्राइस की वजह से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड चेंज करेगा, लेकिन किस वजह से डिमांड चेंज करेगा? अदर फैक्टर्स के वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज इन इनकम। अदर फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के कोई भी दूसरा फैक्टर्स, जैसे कि इनकम हो गया, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, जैसे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स यानी कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, पॉपुलेशन का साइज हो गया। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स है। वो कोई भी फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड किस वजह से चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। ठीक है, और इस जगह पे अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होगा, लेकिन प्राइस क्या होगा? यहाँ पर प्राइस यहाँ होगा, प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है। तो अगर हम सिंपल आपको कर दें, यहाँ पर डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। यहाँ पर डिमांड चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही फ़र्क है ये दोनों में। दोनों का वजह अलग अलग है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, वो तो आपको क्लियरली समझ में आया कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाएगा। यहाँ पर जो है डिमांड चेंज कर रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स जैसे कंज्यूमर का इनकम। इनकम तो प्राइस नहीं है, अदर देन प्राइस है। तो इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इनकम घटने से डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। ठीक है। या पॉपुलेशन भी अदर फैक्टर्स है, पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा?
बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम हो गया तो गुड्स का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। ये भी अदर फैक्टर्स है, तो ये सब वजह से डिमांड चेंज करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो ये फ़र्क है, सिंपल फ़र्क है, ठीक है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसका डायग्राम भी है, देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और जिसको हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोल रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, आप लोगों को पता है कि प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर रहा है प्राइस चेंज होने की वजह से, तो चेंज मतलब तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसलिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरह का होता है, एक एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड बढ़ गया है प्राइस के कम होने की वजह से, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हैं ना, प्राइस के वजह प्राइस है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड घट गया है किस वजह से, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो दो तरह का है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका डायग्राम भी है, डायग्राम बना के हम दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस है वर्टिकल एक्सिस में और क्वांटिटी डिमांडेड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। तो सपोज पहले प्राइस जो है प्राइस P1 था, ठीक है, रेड कलर, ठीक है, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहले प्राइस क्या था, P1 था, और इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, Q1, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ नंबर लेके भी दिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप बुक पढ़िएगा तो बुक में नंबर्स तो नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्राइस 100 रुपया है और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 5000 है, ठीक है। हम नंबर भी लिख सकते हैं, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस कितना है, नहीं मतलब नंबर पे अगर हम बोले ये 100 रुपया है और डिमांड 5000 है, ठीक है, तो 100 रुपया ये 10-20 करके 100 यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर है, तो प्लॉटिंग पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोल दिए, A1, इसका हम नाम लिख दिया प्लॉटिंग पॉइंट का A1। इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या होगा, प्राइस कम होगा और क्वांटिटी डिमांडेड उस वजह से बढ़ जाएगा। तो प्राइस देखिए हम इसको कम कर दे रहे हैं, प्राइस P2 हो गया, नीचे चला गया प्राइस, ठीक है। 100 रुपया से 80 रुपया हो गया, बात समझ में आ रहा है। प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डिमांड क्या हो गया, पहले 5000 पीस था, अभी 7000 हो गया, बढ़ गया, आगे चला गया, है ना। तो अब प्राइस P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, Q2। तो प्लॉटिंग पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे, इसको नाम दे दिया हम लोग A2। दोनों प्लॉटिंग पॉइंट को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन है, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आया है। और सबसे पहला प्लॉटिंग पॉइंट कौन सा था हम लोग का, A1, क्योंकि प्राइस P1 था, क्वांटिटी डिमांडेड Q1 था। उसके बाद दूसरा प्लॉटिंग पॉइंट कौन सा है, A2, मतलब हम लोग A1 से A2 में मूव किए, ठीक है, डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हुआ एक्चुअली, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या हुआ, पॉइंट A1 से A2 में हम लोग जब मूव किए तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में। मूवमेंट क्यों, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। ये दिखा रहा है एरो नीचे जा रहा है, इसका मतलब प्राइस कम हो गया है, और ये एरो राइट जा रहा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है। तो प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये डाउनवर्ड मूवमेंट क्या दिखा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, के प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, ठीक है। ये जो नीचे जा रहा है इसका मतलब डिमांड घट नहीं गया है, प्राइस घटा है, और ये राइट जा रहा है मतलब डिमांड बढ़ गया, ठीक है। और इसका उल्टा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यही डायग्राम को आप उसको उल्टा कर दिए, मतलब क्या करिएगा, प्राइस को बढ़ा दिएगा और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टर्म दिया गया मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व में हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो डिमांड बढ़ गया प्राइस घटने की वजह से, अगर उल्टा यहाँ से यहाँ चले गए तो डिमांड कम हो गया है प्राइस बढ़ने की वजह से। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, इधर अगर शो करते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ा है, ऊपर जा रहा है ना, और लेफ्ट जा रहा है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड घट गया। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बनाने के लिए उल्टा कर देना होगा, प्राइस को बढ़ा दिए, क्वांटिटी डिमांडेड घटा दिए, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बन जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपका हुआ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अभी एक टॉपिक बाकी है, उसका डायग्राम बाकी है, इसको एक्सप्लेन तो हम कर चुके। चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होता है यहाँ पर किस वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस कांस्टेंट रहता है, देखिए हम लिखे हैं प्राइस इज कांस्टेंट, तो इसका भी डायग्राम बाकी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, यहाँ आप देख सकते हैं कि चेंज इन डिमांड लिखा है, चेंज इन डिमांड, और यहाँ लिखा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम है, देखिए ये जो चेंज इन डिमांड है ये भी दो तरह का है, एक इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब होता है कि डिमांड बढ़ गया है अदर फैक्टर्स के वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, कोई भी अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस कांस्टेंट है। और डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होगा, जो कि नेक्स्ट वाला होगा हम लोग का यहाँ पे, डिक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब है डिमांड घट गया है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस कांस्टेंट है। वहाँ पर क्या हो रहा था, तो देखिए ये फर्क है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में और इंक्रीज इन डिमांड में। दोनों का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गया, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में बढ़ा है डिमांड प्राइस कम होने की वजह से, और इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड बढ़ा है अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में फर्क है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब होता है प्राइस बढ़ने से डिमांड घटा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड घटा है, प्राइस कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड, तो इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, ये चेंज इन डिमांड के अंदर में आ रहा है, यहाँ पर डिमांड चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक डिमांड कर्व हम लोग बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का डिमांड कर्व जो है, सपोज ये D1 है, ये एक डिमांड कर्व हम लोग पहले से बना दिए। हम लोग को पता है ये डिमांड कर्व क्या दिखाता है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड। ये दिखा रहा है जब प्राइस मान लीजिए ₹100 है, ठीक है, जब प्राइस ₹100 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, ये प्लॉटिंग पॉइंट है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है 5000 यूनिट्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटिटी मेजर करेंगे, क्वांटिटी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर होता है, तो इस प्राइस पे डिमांड कर्व पे यहाँ टच कर रहा है ना, मतलब 5000, ये 5000 है सपोज, 100 रुपये में डिमांड कितना है 5000, और कम कर देंगे प्राइस तो क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए प्राइस इसको हम कर दिए हैं ₹70, तो डिमांड ये इतना कितना हो गया, ये मान लीजिए हो गया 7000। ठीक है, तो 100 रुपये में डिमांड 5000 है, 70 रुपये में 7000 है। ठीक है, तो ये तो अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट हो गया डिमांड कर्व पे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो डिमांड कर्व अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहा है। चेंज इन डिमांड में, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ेगा। मान लीजिए ये पहले मेरा पुराना डिमांड कर्व है, ये वाला पुराना डिमांड कर्व, जब मेरा प्राइस 100 रुपया था तो हम 5000 पीस खरीद रहे थे, मार्केट में लोग 5000 पीस खरीद रहे थे वो गुड्स। ठीक है, मान लिए कि 100 रुपया का जो है, जैसे इससे पहले भी वो एग्जाम्पल दिए थे, कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लिए डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क सिल्क है, तो 100 रुपया में 5000 पीस मार्केट में उसका डिमांड है। तो अब क्या हुआ कि लोगों का इनकम बढ़ गया, लोगों का इनकम बढ़ गया। तो ये तो पहले था कि प्राइस 100 रुपये जब था तो लोग 5000 डेयरी मिल्क खरीद रहे थे,
जब पहले था, लेकिन अब जब इनकम बढ़ गया है, ठीक है, तो वही 100 रुपया में 5-6 हज़ार डायरी मिल्क खरीदेंगे क्या? पहले से ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि इनकम बढ़ गया। तो वही 100 रुपया पे डिमांड अभी 5,000 नहीं होगा, बल्कि इसको हम और आगे लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है क्या हुआ, प्लॉटिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये टोटल 8,000 है सपोज, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 8,000 है, पहले 5,000 पीस डिमांड था, अभी क्या हो गया, इतना और आगे बढ़ गया, ठीक है। प्लॉटिंग पॉइंट यहाँ पे आया तो 3,000 और बढ़ गया, ठीक है। ये टोटल यहाँ से यहाँ 8,000 हो गया। उसके बाद देखिए 70 रुपया में डिमांड कितना था, 7,000, लेकिन अभी इनकम बढ़ गया है, तो वही 70 रुपये जब डायरी मिल्क कराएगा, ये पुराना डिमांड कब है, जब अगर 70 रुपया होता तो डिमांड लोग 7,000 डेयरी मिल्क खरीदते हैं। अभी लेकिन अगर इनकम बढ़ गया है तो वही 70 रुपये जब दाम रहेगा तो उतना ही खरीदेंगे क्या, बल्कि ज़्यादा खरीदेंगे। मैं भी समझ लिए ये वाला प्लॉटिंग पॉइंट और आगे आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10,000 है, तो यही 70 रुपया में डिमांड पहले से ज़्यादा है, तो प्लॉटिंग पॉइंट और आगे आ जा रहे हैं ना। तो ये प्लॉटिंग पॉइंट है, ये वाला इसको जोड़ देंगे तो कर्व कैसा आया, डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, दाहिना शिफ्ट कर गया। दाहिना शिफ्ट कर गया मतलब इंक्रीज इन डिमांड। इसका मतलब ये हो रहा है कि सेम प्राइस पे डिमांड और आगे बढ़ जा रहा है, सेम प्राइस पे डिमांड और आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट भी है, सेम प्राइस पे इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ गया। या इनकम भी हो सकता है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि मान लिए 100 रुपया में 5,000 पीस डिमांड था, ठीक है। अभी पॉपुलेशन बढ़ गया, वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो वहाँ पर 5,000 डेयरी मिल्क नहीं उसका डिमांड है, बल्कि 8,000 हो गया है, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूमर्स है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा कंज्यूमर्स है और ज़्यादा डिमांड है प्रोडक्ट का, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वही प्राइस पे आगे बढ़ गया डिमांड, तो इसलिए डिमांड कब क्या होता है, शिफ्ट करता है। तो याद रखिएगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कब, और अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो लेफ्टवर्ड, कर्व को कहीं उल्टा बायां शिफ्ट कर दिएगा, ठीक है। तो ये फर्क है, अगर डिमांड बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और घटता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। यही डायग्राम यहां पर बना हुआ भी है, यहां आप देख सकते हैं। ये डायग्राम पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये डायग्राम पे क्या हो रहा है, सेम प्राइस पे डिमांड यहां था, इतना था, अभी और आगे बढ़ गया, पहले इतना डिमांड था, ठीक है। पहले डिमांड यहां तक, ये प्राइस पे इतना डिमांड था, अभी क्या हुआ, वही प्राइस पे और आगे बढ़ गया डिमांड। और ये नीचे ये वाला प्राइस पे देखिए, पहले डिमांड इतना था, अब और आगे बढ़ गया। तो इसलिए प्लॉटिंग पॉइंट जो नया डिमांड कब का ऐसा आ रहा है, तो इसको जोड़ दिया तो नया डिमांड कब आ गया। तो राइट शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन डिमांड और लेफ्ट शिफ्ट मतलब डिक्रीज इन डिमांड। तो दोनों में ओवरऑल फर्क क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में ये फर्क है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड चेंज करता है प्राइस के चेंज होने की वजह से, और चेंज इन डिमांड में डिमांड चेंज करता है अदर फैक्टर्स के वजह से। और यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होता है, और चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब होता है, और यहाँ पर चेंज इन डिमांड में शिफ्ट इन द डिमांड कब होता है, राइट या तो लेफ्ट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक क्लियर होगी। अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो देख सकते हैं कि यूटिलिटी। एक्चुअली आप लोग के इसमें क्या है कि ये पार्ट जो है डिमांड में है, लेकिन जो CBSE ISC है ये वाला पार्ट उन लोग का अलग चैप्टर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फिलहाल क्योंकि ये डिमांड के पार्ट में आप लोग का, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जो एक वर्ड में हम उसको बोले हैं तो वो क्या है, सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी गुड्स को इस्तेमाल करते हैं
तो वो आपका ज़रूरत को पूरा करता है, वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, वो आपको संतुष्ट करता है, वो आपको यूटिलिटी देता है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। हमको ज़रूरत है पंखा का, ठीक है, हम पंखा खरीदे घर पे इस्तेमाल करें, वो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। हमको ज़रूरत है कपड़ा का, तो कपड़ा अगर हम यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो वो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर हमको ज़रूरत है फूड का, मेडिसिन का, दवा का, तो हम उसको खरीद रहे हैं और वो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, हमको मेरा ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो सेटिस्फैक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितना आपका ज़रूरत को वो सेटिस्फाई कर सकता है वो गुड्स, वो चीज़, ठीक है। आपको बुक का ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप बुक खरीदें, जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको नॉलेज मिल रहा है, ये आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। जब भी आप कोई गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। आपको ज़रूरत है फ़ोन का, ठीक है, फ़ोन का ज़रूरत इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, ठीक है, आपको गेम खेलना है, पबजी खेलना है, तो आप जब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। तो हर एक चीज़, हर एक गुड्स जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। इसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन यूटिलिटी और यूज़फुलनेस अलग अलग चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, जनरली यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। नॉर्मली हम लोग को पता होता है कि कोई गुड्स हमको कितना वो यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब यूज़फुलनेस नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि एक ऐसा गुड्स जो यूज़फुल नहीं है बल्कि क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है, जैसे कि सिगरेट नुकसानदेह है, हार्मफुल है। लेकिन अगर जो सिगरेट स्मोकर है वो उसको सेटिस्फैक्शन देता है कि नहीं देता है, ये बताइए, देता है। तो हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि सिगरेट स्मोकर को सिगरेट से यूटिलिटी मिलता है। लेकिन अगर हम बोले यूज़फुल है, तो आप बोलिएगा नहीं, यूज़फुल नहीं है। तो यानी कि यूज़फुलनेस और यूटिलिटी सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको कि सेटिस्फैक्शन, कितना वो सेटिस्फाई कर सकता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, वो कितना वांट सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यूटिलिटी, यहाँ ध्यान दिए, यूटिलिटी भी जो है दो तरह का यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक शेड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको भूख लगा हुआ है और आपके फ्रेंड आपको बोले चलो डोमिनोज में हम आपको ट्रीट देते हैं, पिज्जा खिलाते हैं, ठीक है। तो आपको पहला पिज्जा ऑफर किया गया, तो वो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना का दे रहा है, 10 का। मान ले रहे इसको रुपीज पे हम मेजर कर रहे हैं, 10 रुपया का सेटिस्फैक्शन दिया आपको। और पिज्जा भी जो है सस्ता वाला पिज्जा है, 5 रुपये वाला पिज्जा है, क्योंकि 10 रुपया अगर हम बोल रहे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है मान लीजिए छोटा छोटा एक पीस पिज्जा का दाम है इतना, ठीक है, क्योंकि फिर यूटिलिटी भी का वैल्यू कम है ना, इस वजह से। और उसके बाद जब आप दूसरा पिज्जा खाएं, तो दोनों मिला के आपको टोटल यूटिलिटी कितना का मिला, 18 रुपया का। तो याद रखिए, बात समझिए कि दोनों मिला के टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन। तो दोनों मिला के, दोनों पिज्जा मिला के आपको सेटिस्फैक्शन कितना का दिया है, 18 रुपया का। फिर आप तीसरा पिज्जा खाएं, तो तीनों पिज्जा मिला के यूटिलिटी आपको कितना दिया गया है, कितना मिला है, 24 रुपया का। तो जितना आप ज्यादा खा रहे हैं पिज्जा, आपका टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। तो टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी मतलब होता है कि जितना भी आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, सब मिला के कितना यूटिलिटी मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सिर्फ एक का नहीं, बल्कि पूरा मिला के। अगर हम 4 बोले तो चारों मिला के 28 है। सिर्फ चौथा वाला का नहीं, सिर्फ फोर्थ वाला का 28 यूटिलिटी नहीं है, बल्कि चारों मिला के यूटिलिटी कितना दे रहा है आपको, 28 का, ठीक है। ये हुआ टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि आप एक एक्स्ट्रा पिज्जा खा रहे हैं, तो आपको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है। तो आप बताइएगा, अगर आप 0 पिज्जा खाए थे, तो आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा था, 0, है ना। उसके बाद जब आप पिज्जा 0 से 1 हुआ, एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं, तो टोटल यूटिलिटी आपका 0 से 10 हो गया, कितना बढ़ा, 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना आपका टोटल यूटिलिटी चेंज कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा फिर पिज्जा खाएं, तो टोटल यूटिलिटी आपका 10 से 18 हुआ, कितना बढ़ा, 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए 8 है।
8 है, एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो टोटल यूटिलिटी मेरा 8 बढ़ा, यानी कि सेकंड वाला पिज्जा का कितना सेकंड वाला एक्स्ट्रा यूटिलिटी दे रहा है 8 का, तो सेकंड वाला का मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। फिर हम 3 पिज्जा खाएं, थर्ड वाला पिज्जा खाएं तो टोटल यूटिलिटी मेरा 18 से 24 हुआ, तो फिर एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो कितना हमको मार्जिनल यूटिलिटी दिया 6, क्योंकि 18 से 24 हुआ यानी कि 18 से 24 हुआ यानी कि कितना बड़ा 6, तो देख सकते हैं आप 6 है, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो 24 से 28 हुआ, कितना बड़ा 4, तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। यहाँ पर आप देखिएगा 5 से आप 6 में जा रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी पहले 30 था, अभी भी टोटल यूटिलिटी 30 है, कितना बड़ा 0, 30 माइनस 30 किएगा तो 0 आएगा, क्योंकि बड़ा नहीं है, 30 पहले भी था अभी भी 30 है, तो कितना बड़ा 0 बड़ा, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है कि एक एक्स्ट्रा पिज्जा हम खाएं मेरा यूटिलिटी बड़ा नहीं है, सेम रहा है, टोटल यूटिलिटी सेम रहा है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। उसके बाद 7 पिज्जा खाए, टोटल यूटिलिटी मेरा 30 से 28 हो गया, तो 28 माइनस 30 किएगा तो -2 आएगा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 से 28 हो गया यानी कि कम हो गया, तो बड़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है, तो इसलिए कितना कम हुआ है 2, तो इसलिए -2 क्योंकि कम हुआ है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो है 3 रिलेशन भी है, याद रखिएगा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का 3 रिलेशन है। एक कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, डिमिनिश करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, तो आप बोल सकते हैं जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया 30 तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 0, तो देखिए अगर मैक्सिमम टीयू होगा टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, एमयू कितना होगा 0, और जब टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया नेगेटिव। आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग टीयू मतलब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो 3 रिलेशन है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का, तो समझ में आया टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, सब मिला के जितना गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, अटेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जितना कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं सब मिला के हमको वो कितना यूटिलिटी दे रहा है। सिर्फ एक पिज्जा नहीं, अगर 4 पिज्जा का टोटल यूटिलिटी बोल रहे हैं तो चारों मिला के, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी कंज्यूम, मतलब एक एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पिज्जा खा रहे हैं तो कितना मेरा एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है, कितना एडिशनल कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आता है मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों टोटल यूटिलिटी को माइनस करके आता है, दोनों टोटल यूटिलिटी को माइनस करके आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, 18 माइनस 18 माइनस 10 8 आया, 24 माइनस 18 6 आया, 28 माइनस 24 4 आया, माइनस कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम भी है, और डायग्राम का कंसेप्ट हम लोग को पता है कि अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कब कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो पहले अगर हम टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाएं, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम है मतलब नंबर ऑफ पिज्जा है, और यहाँ पर टीयू है यानी कि टोटल यूटिलिटी है। तो आप देखिए अगर पिज्जा बढ़ रहा है तो टोटल यूटिलिटी पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन होने से शेप क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि देखिए यूनिट पिज्जा का बढ़ने से टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है, बढ़ रहा है टीयू। उसके बाद टीयू क्या हुआ, घटा है, तो देखिए नीचे जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, यहाँ पर क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन हो गया। हम लोग को पता है यहाँ पर पिज्जा बढ़ा 6 से 7 हुआ, टोटल यूटिलिटी क्या हुआ 30 से 28 हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो पहले टीयू बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है, इसलिए टीयू का शेप ऐसा है, टोटल यूटिलिटी का शेप ऐसा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, देखिए पिज्जा बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, सिर्फ घट रहा है।
तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे जा रहा है कर्व, ठीक है। तो आप देख सकते हैं म्यू कर्व डिमिनिशिंग है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसी वजह से इनवर्स रिलेशन है, पिज्जा बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर है? तो और यहां पर से एक लाइन खींचा गया है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो टोटल हम लोग को पता है जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। तो देखिए टोटल ये लाइन जो है टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, इससे पहले क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी घट रहा है। तो ये लाइन से पहले जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही ना हम लोग पढ़े, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी प्लस पे रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखिए जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है एक्स एक्सिस के जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव है ना। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, हाईएस्ट, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया यहाँ पर एग्जैक्टली जीरो हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी घट रहा है मतलब कर्व नीचे जा रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो डायग्राम हम कैसे बनाए, यहाँ से बनाए पॉजिटिव से, और यहाँ पर जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल यूटिलिटी जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम है तो एमयू एग्जैक्टली जीरो में टच किया, उसके बाद ये नीचे गया, घटा, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया। तो इस हिसाब से ये डायग्राम बना गया। कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है, ये लॉ कहता है कि आप कभी भी कोई गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाइएगा, जैसे अभी हम लोग पिज्जा कंज्यूम कर रहे थे 1 2 3 4, उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगा। डिमिनिश मतलब घटेगा, डिक्रीज, डिमिनिश और डिक्रीज का मतलब सेम है, मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ घटेगा। मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम द यूटिलिटी ही डिराइव्स फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स विल डिमिनिश। मतलब आप जो एक गुड्स को बार बार कंज्यूम करते जाइएगा, ठीक है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा। ये फैक्ट है। हर एक नेक्स्ट गुड्स जो होगा वो पहले वाला से कम यूटिलिटी देगा, कम मार्जिनल यूटिलिटी देगा। ये लॉ कहता है, यही लॉ है, ठीक है। और ये लॉ जो है आप यहां से आप देख सकते हैं कि आपका पिज्जा हम खा रहे हैं 1 2 3 4, इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये लॉ है, लॉ कहता है कि ऐसा ही होगा, अगर आप कंजम्पशन को कोई गुड्स का बढ़ाइएगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। रीजन सिंपल है, जैसे कि आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिए थे कि आपके फ्रेंड आपको ट्रीट दिए, बोले कि चलो डोमिनोज पे पिज्जा खाते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट पिज्जा ऑफर किया गया, आपको बहुत भूख लगा हुआ था, ठीक है, तो आप बहुत खुश हो गए, मेरा फ्रेंड है हमको ट्रीट दे रहा है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट पिज्जा जब आपको बढ़ाया गया तो आपको भूख भी बहुत लगा हुआ था, तो फर्स्ट पिज्जा आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी दिया। कितना का यूटिलिटी दिया, 10 का, 10 रुपया का यूटिलिटी दिया मान लीजिए, ठीक है। फिर जो है बोले, फिर सेकंड पिज्जा आपको बढ़ाया आपका फ्रेंड, तो आपको 8 का यूटिलिटी दिया, 8 रुपया का, ठीक है। क्यों कम दिया, क्योंकि आप पहले आपका जो डिजायर था खाने का, बहुत भूख लगा हुआ था, एक पिज्जा तो आप खा चुके, अब आपका डिजायर कम हो गया। मान लिया आपको प्यास लगा हुआ है तो पहला गिलास पानी आपको देंगे, तो प्यास लगा हुआ है तो पहला गिलास पानी का आपको कितना ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपको प्यास लगा हुआ है, रोजा का टाइम है मान लीजिए, तो पहला गिलास जो आप शरबत पीते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन दूसरा और कम देगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है, कि अगर आपको पहला पिज्जा खा रहे तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, दूसरा और कम देगा। फिर 2 पिज्जा आप खा चुके हैं, अब तीसरा पिज्जा क्या होगा, और कम देगा, 6 दिया, चौथा पिज्जा और कम दिया, 5वां पिज्जा और कम दिया, अब आपका पेट भर गया, छठा पिज्जा बदहजमी हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो कहने का मतलब है कि एक गुड्स आप बार बार कंज्यूम करते जाइएगा, बार बार सेम चीज उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली घटेगा। ये लॉ है और सही बात है, हम लोग जानते हैं ऐसा ही होता है। एक गुड्स आप बार बार उससे मन भर जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी उसका क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे आप लोग को पता है कि अगर लॉ होता है, थ्योरी होता है, तो अजम्पशन भी होता है, बिना अजम्पशन का लॉ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी है, तो सब अजम्पशन नहीं है, ऐसा 5 यहाँ लिखा है, ऐसा बहुत और भी अजम्पशन हो सकता है, ठीक है। तो हम कुछ अजम्पशन एक्सप्लेन कर रहे हैं समझाने के लिए कि लॉ अगर अजम्पशन नहीं होगा, ठीक है,
अगर अजम्पशन नहीं होगा तो ये लॉ जो भी हम बात कर रहे थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये अजम्पशंस क्या है, किस तरह का अजम्पशंस है, कि क्या कहता है लॉ, कि अगर लॉ कहता है कि अगर कोई भी गुड्स का हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मतलब देखिए, रियल लाइफ पे यूटिलिटी नंबर पे मेजर हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि हम एप्पल खा रहे हैं तो ये हमको 20 रुपया का सेटिस्फैक्शन दिया, हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मान लीजिए हमको एप्पल पसंद है, हमको एप्पल 20 रुपये का यूटिलिटी दे रहा है, आपको एप्पल पसंद नहीं है, आपको जो है नहीं दे रहा यूटिलिटी, आपको एप्पल पसंद नहीं। तो कोई भी एक गुड्स कितना यूटिलिटी देगा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि एक गुड्स, ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव चीज है कि आपको वो गुड्स पसंद है तो यूटिलिटी देगा, हमको नहीं पसंद है तो नहीं देगा। तो यूटिलिटी नंबर पे मेजर नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम नंबर पे, कार्डिनल नंबर्स पे, कार्डिनल नंबर मतलब एक नॉर्मल नंबर पे मेजर कर सकते हैं, रुपीज पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अजम्पशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि लॉ में यही था ना, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी का नंबर क्या हो रहा था, घट रहा था। तो पहले आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर पे हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, लेकिन ये अजम्पशन है, मान ले रहे हैं। फिर क्या है, ये रहने दीजिए, जैसे कि देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड अदर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट और दूसरा यूनिट में ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए कि एक फर्स्ट पिज्जा हम खाएं, अभी कितना का यूटिलिटी दिया हमको, 10 रुपया का। दूसरा पिज्जा हम 6 घंटा बाद खाएं, जब हमको बहुत ज्यादा भूख लग गया, तो ऐसा हो सकता है दूसरा पिज्जा हमको पहले वाले से ज्यादा यूटिलिटी दिया, पॉसिबल है ना। तो लॉ बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटा बाद खाइएगा, टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम अभी एक पिज्जा खाए हैं तो फौरन बाद हमको दूसरा पिज्जा खाना है, तब हम श्योर बोलेंगे कि दूसरा वाला कम यूटिलिटी देगा। अगर ये तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दो पिज्जा का खाने के बीच में, कंज्यूम करने के बीच में ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। फौरन एक के बाद दूसरा खाएंगे तो डेफिनेटली उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, तब लॉ काम करेगा। टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। फिर एक असम्पशन क्या है यहाँ पे, कि द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर होमोजीनियस, कि हर कमोडिटी होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना पिज्जा है सब बराबर होना चाहिए, सेम टेस्ट। ठीक है, सबका टेस्ट सेम है, सब अच्छा है, सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है पिज्जा में। लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए पहला पिज्जा आपको बढ़ाया गया, ठीक है, वो जला हुआ था पिज्जा, ठीक है, वो पिज्जा जो है अच्छा से बनाया नहीं था, तो वो आपको कितना का यूटिलिटी दिया, 10 का नहीं दिया बल्कि 4 का दिया। और फिर दूसरा पिज्जा खाएं तो 8 का दिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया, लॉ काम नहीं किया, है ना। तो आपको मानना पड़ेगा कि हर पिज्जा बराबर है, पहला पिज्जा जला हुआ नहीं, ठीक है, सब पिज्जा बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तब श्योरली होगा कि पहले वाला ज्यादा देगा, दूसरा वाला कम देगा। तो ये सब अजम्पशन है, अगर आप ये सब अज्यूम नहीं किएगा तो लॉ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका अजम्पशन। और खाली लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बचा है, बस हम 1 मिनट 2 मिनट और लेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं, द प्राइस, लास्ट टॉपिक है, ध्यान दिए, the price which a consumer pays for a commodity is always less than what he is willing to pay for it। ठीक है, जैसे कि मान लिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, बहुत सिंपल है, बस 1 मिनट से ज्यादा मेरा नहीं लगेगा। ठीक है, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, मान लिए हम एक शूज खरीदने के लिए निकले और मेरा जो विलिंगनेस टू पे था, जैसे हमको शूज चाहिए था, मेरा विलिंगनेस टू पे था वो वैसा जूता जैसा हमको चाहिए था, उसके लिए 1500 हम सोच के रखे थे कि 1500 रुपए तक का हमको जूता खरीदना है, जैसा हमको पसंद है 1500 रुपीज में मिल जाएगा, तो हम 1500 रुपीज तक दे सकते थे। तो मेरा विलिंगनेस टू पे क्या है, 1500, 1500 रुपये हम दे सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में हम आए और हम खोजने लगे वैसे ही शूज, और हमको एक पसंद आया, लेकिन उसका प्राइस कितना था मार्केट में, 1200 रुपये।
ठीक है। तो मेरा विलिंगनेस टू पे 1500 रुपया था, लेकिन हमको मिल गया कितना में? 1200 रुपये में। तो मेरा मतलब बचा कितना? बेनिफिट क्या हुआ? 300 रुपया का। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। और अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग कंज्यूमर सरप्लस हो सकता है सेम शूज के लिए। मान लिए मेरा तो विलिंगनेस टू पे 1500 रुपया था, मान लिए कोई दूसरा कस्टमर है, उसका विलिंगनेस टू पे कितना था? 1200 रुपया, और उसको मिल भी गया 1200 रुपया में। तो 1200 रुपया माइनस 1200 रुपया कितना होगा? जीरो। तो उसका कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। एक कस्टमर था जिसका विलिंगनेस टू पे था 2000 रुपया, उसको 1200 में मिल गया, उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? 800 रुपया। तो वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो जूता को कितना वैल्यू दे रहा है। अगर ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो उसका विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, और प्राइस तो सेम रहेगा। प्राइस जो जूता का है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया। तो अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है, सेम गुड्स के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है, जिसका फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। तो इसके साथ आप लोग का डिमांड वाला जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।